इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, आज हम जो बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 11th के हॉर्नबिल जो आपका बुक होता है उसका जो सेक्शन होता है प्रोज, उसका लेसन 1 का पार्ट 3 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन का नाम है। अगर आप इससे पहले इसके दोनों वीडियो देखना चाहते हो तब ऊपर दिए गए लिंक पे जाओगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आपको सबसे पहले वर्ड मीनिंग मिलेंगे और फिर मिलेंगे आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसको हिंदी अनुवाद कहते हैं। वो आप वीडियो डिटेल में जाकर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। पहला वर्ड क्या लिखा है, ईयर रोल्ड बाई, मतलब साल बीतते गए। रोल्ड बाई मतलब कोई चीज़ बीत जाना, साल बीतते गए। कंटिन्यूड, जो जारी किया या जारी रहा। ग्रेविटी यानी गहराई, बोलते हैं ना इस बात की बहुत ग्रेविटी है, तो यानी बहुत गहराई है। राउंड मतलब गोल। डिस्ट्रेस्ड मतलब व्यथित, परेशान, बोलते हैं बहुत परेशान था तो डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस मतलब होता है व्यथित। स्क्रिप्चर मतलब होता है धार्मिक कथाएं या धार्मिक पुस्तकें। अनाउंस मतलब कोई चीज़ बताया आपने। डिस्टर्ब मतलब विचलित, बोलते हैं हम बहुत विचलित हूँ, मैं बहुत विचलित हूँ तो मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो ये वर्ड यूज करते हैं। ल्यूड मतलब होता है अशोभनीय, जो शोभा देने लायक नहीं है, जो खराब होता है। एसोसिएशन यानी कि संबंध। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, मतलब एक अधिकार, जिसका किसी का एक अधिकार उस पर और किसी का हक ना हो, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली। हार्लट्स मतलब वेश्याओं को हार्लट्स कहा जाता है। जेंटल फॉक, एल साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं जेंटल फॉक यानी कि भले लोग। मिंट मतलब होता है मतलब। डिसअप्रूवल मतलब अस्वीकृति। रेयरली मतलब कभी कभी, बोलते हैं ना कभी कभी मैं घर जाता हूँ या कभी कभी मैं घूमने जाता हूँ, तो हम रेयरली वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। फिर लिखा है वेंट अप मतलब गया, कोई चीज़ गया या गए। स्नैप्ड मतलब कोई चीज़ टूट गया, मतलब वो चीज़ कोई चीज़ चल रहा था वो ब्रेक हो गया, वो टूट गया। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकारा, कोई चीज़ आपने स्वीकार लिया कि हाँ ये ऐसा हो गया वैसा। सेक्लूजन मतलब एकांतवास, यानी कि अकेले रहने की परिस्थिति को हम एकांतवास कहते हैं। फिर लिखा है स्पाइनिंग व्हील यानी चरखा। नॉर्मली वो जो लोग बैठते नहीं है, घूमने वाला होता है व्हील, वो स्पाइनिंग व्हील मतलब वही चरखा। सनराइज मतलब सूर्योदय और सनसेट मतलब आपको पता ही है सूर्यास्त, जब सूरज डूब जाते हैं तो उनको हम सनसेट कहते हैं। फिर लिखा है रिसाइटिंग यानी कि वर्णन करना, कोई बात को कहना। फीड मतलब चारा या दाना। फिर लिखा है रिलैक्स यानी आराम करती थी वो, मतलब उस समय आराम करती थी उस समय। वाइल मतलब जब, बोलता है ना जब मैं आया। दो इसके कई सारे मीनिंग होंगे, हम देखेंगे उसमें। क्रिएटिंग मतलब बनाना, किसी चीज़ को क्रिएट करना। और वेरिटेबल मतलब सच्चा या वाकई में, तो वेरिटेबल मतलब सच्चा भी होता है और क्या होता है वाकई में। बेडलम यानी कि हंगामा। फिर लिखा है चिरंपिंग मतलब चहचहाट, जो चिड़ियाँ करती हैं चहचहाट, उसको बोलते हैं चिरंपिंग। फिर लिखा है पर्च मतलब होता है कोई खासकर पक्षी जब किसी पर बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं पर्च, यानी उस पर बैठ जाती थी। हम पढ़ेंगे, ये पक्षी के बारे में बात हो रही है। इवन मतलब भी। शूड मतलब होता है किसी को भगा देना या वहाँ उसको निकाल देना, उसको बोलते हैं शूड। हैप्पीएस्ट मतलब सबसे अधिक खुशी। डिसाइडेड मतलब निश्चित किया कि हाँ मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, वो। अब्रॉड मतलब विदेश जाता हो, पता ही है। फिर लिखा फर्दर, बोलते हैं ना मैं फर्दर स्टडी के लिए जा रहा हूँ विदेश, तो फर्दर मतलब यहाँ मतलब है आगे की या आगे की बात। अपसेट मतलब उदास, ये तो बहुत आसान है। अपसेट मतलब क्या होता है उदास। फिर लिखा है बी अवे मतलब होता है दूर रहना। बी अवे मतलब दूर रहना। नेवर मतलब कभी नहीं। सेंटिमेंटल मतलब भावुक होना या भावुक, सिंपल कि भावुक बातें मत करो, डोंट बी सेंटिमेंटल। इमोशन मतलब भाव। मूव्ड मतलब कोई चीज़ हिल रहा था या हिला। लॉस्ट मतलब खो देना या खोना, सिंपल। बीट्स मतलब होता है जो हम प्रार्थना करते हैं ना, जो हम प्रार्थना कर रहे होते हैं उस प्रार्थना को बीट्स कहते हैं। माला फेरते हुए। रोजरी मतलब होता है माला, तो माला फेरते हुए कई लोग प्रार्थना करते हैं ना ओम ओम, तो उसको हम बीट्स कहते हैं। फिर लिखा है उसके बाद साइलेंटली मतलब शांति से। फोरहेड मतलब माथा, जो हमारा आँखों के ऊपर होता है ना, और बाल जो बाल होता है सिर के नीचे, तो उसको बोलते हैं माथा।
यहाँ पर हम टीका लगाते हैं। लेफ्ट मतलब छोड़ा, कोई को आपने छोड़ दिया, है ना। फिर लिखा है चेरिश्ड मतलब दुलारा हुआ, इसे आप दुलार करते हो। इम्प्रिंट मतलब छाप। परहेश मतलब होता है शायद, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, वैसा तो वो। फिजिकल मतलब शारीरिक, और कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें आएगा। एक्सप्लेनेशन आपका, अगर आपका बुक है तो बुक में देखिएगा, एज द ईयर रोल्ड से लेकर बिटवीन अस तक की हम स्टडी करेंगे, उसका पैराग्राफ समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या हमें कोई दिक्कत परेशानी हो रही है। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लीजिए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीन को अच्छी क्वालिटी में कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है 6 पैराग्राफ हम जो पढ़ेंगे। इससे पहले की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्लीज़ जाके वो देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। स्टोरी हल्का सा बता दे रहा हूँ। दादा और पोते की ये स्टोरी है, दादी और पोते की स्टोरी है। दादी पोते पहले गाँव में रहते हैं, अब शहर में आ गए हैं, तो अब वो जो पढ़ने जा रहा है बच्चा, तो उसके आगे एक स्टोरी है। एज द ईयर्स रोल्ड बाई मतलब जैसे समय और बीता था, जैसे साल और साल बीतते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को कम देखने लगे। लेस ऑफ ईच अदर मतलब दादी और जो राइटर है अर्थात जो पोता है वो दोनों अपने आप को एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय के लिए मतलब जब वो गांव से शहर आए थे तो कुछ समय के लिए वो जो शी आया है दादी के लिए। शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, जो दादी थी वो मुझे उठाती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, है ना। जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी, ठीक है। तो मुझसे पूछती थी मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मतलब मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया ये मुझसे पूछती थी। क्लियर हो गया। कोई भी काम पास्ट में अगर वो होता था और रेगुलर होता था, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन रेगुलर होता था। कभी कभी जैसे मान लो आज हो गया, फिर 2-3 दिन बाद, फिर 2-3 दिन बाद, ऐसे तो आप उठ लगाते हो कोई काम अगर पास्ट में हो तो। शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मतलब टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया ये मुझसे वो पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें इंग्लिश वर्ड बताता, मतलब क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा था राइटर, तो इंग्लिश मीडियम बताते वो। एंड लिटिल थिंग्स अबाउट वेस्टर्न साइंस, और कुछ बातें वो पश्चिमी, वेस्टर्न मतलब देखो हम ईस्टर्न, अगर पूरे ग्लोब की बात करें और ग्लोब को एक नक्शे पे रख दें, मतलब सिंपल लैंडस्केप में, तो हम किधर आते हैं, हम आते हैं ईस्टर्न एरिया में। और इंडिया और जो जैसे यूरोप हो गया, लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ये वेस्टर्न में आते हैं, मतलब वेस्ट एरिया में आते हैं, इसको वेस्टर्न बोलते हैं। तो वही लिखा है एंड लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और वो जो पूछते तो वो मतलब राइटर कह रहे कि मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड बताता और कुछ बातें, लिटिल थिंग कुछ चीज़ें बताता वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी दुनिया में जो विज्ञान में जो प्रगति हो रही थी, लाइट का आविष्कार और भी चीज़ें जो हुई थी, पृथ्वी गोल घूमती है, वैसे हमारे यहाँ बहुत पहले बता दिया गया था, लेकिन उसको साइंटिफिकली जो मॉडर्न ज़माने में बोला जाए तो वो प्रूफ वेस्टर्न की तरफ से हुआ था। हमारी तरफ तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो गए वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वहाँ की जैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ के ज़माना था तो अंग्रेज़ अपने हिसाब से पढ़ाते थे। ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ पश्चिमी देश के विज्ञान के बारे में बताता था। एंड लर्निंग, और कुछ जो सीखते थे वो। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी की लॉ होती है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का बल, अगर आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो तो आपको पता होगा, तो वही लिखा है गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो बताते थे। आर्कमिडिक प्रिंसिपल, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये भी आप वो बताया करते थे अपनी दादी को। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये वो बताते थे। ईटीसी मतलब और भी काफ़ी चीज़ें वो जब दादी पूछती थी तो बताते थे।
दिस मेड हर अनहैप्पी। वह जो बता रहे होते थे तो ये उन्हें दादी को, हर मतलब यहाँ दादी के लिए आया है कि दादी को अनहैप्पी मतलब उसे दुखी बना देता था। क्यों बनाता था? शी कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी विथ माई लेसन्स, जो मेरे पाठ होते थे वो उससे वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी। जबकि गांव में जब रहती थी तो गांव में वो उसकी मदद कर पाती थी, पर अब शहर में आने के कारण वो उसकी मदद नहीं कर पा रहे, लेसन बदल गए हैं, इंग्लिश मीडियम हो गया है, तो वो अब वो हेल्प नहीं कर पाती थी और इस बात से वो दुखी थी। फिर लिखा है शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वो विश्वास नहीं करती थी जो वो लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, यानी कि जो इंग्लिश स्कूल में वो पढ़ता था राइटर, और जब घर पे आके वो बताते थे तो दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। डिस्ट्रेस मतलब होता है परेशान होना, तो वही लिखे वो डिस्ट्रेस थी, परेशान थी, दुखी थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वो इस बात से बड़ा व्यथित थी, परेशान थी कि भाई इस जो बच्चा मेरा पढ़ के आता है, मेरा पोता, उस स्कूल में कोई भगवान के बारे में कोई पढ़ाई होती ही नहीं है। वही लिखा है ना, देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वहाँ पर कोई टीचिंग, कोई पढ़ाई नहीं होती थी भगवान की। एंड पढ़ाया देना चाहिए। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, ये मतलब एक दिन हमें ये अनाउंस हुआ कि हाँ, मतलब टीचर ने अनाउंस किया, सिंपल। वन डे आई अनाउंस, फिर मैं घर पे आके मैंने अनाउंस किया, क्या? एक दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने घोषणा की, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें म्यूजिक लेसन दिया गया है। यहाँ एक तरीके से कोई काम दूसरे को दिया गया, तो वही लिखा वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमें दिया गया है म्यूजिक लेसन। तो वैसे आप, मुझे एक आपसे सवाल पूछना है, मुझे बताइए स्कूल में धार्मिक कथाएं या धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं क्या वो पढ़ानी चाहिए? हाँ या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ के साथ जरूर लिखिएगा यस, लेसन ऑफ गॉड विल बी अलाउड, या सिंपल आप यस लिख देंगे, मैं यस के साथ गॉड जरूर लिख दीजिएगा, यस कॉमा गॉड, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। और नो गॉड, नो गॉड तो मैं समझ जाऊंगा कि आप नहीं। देखते हैं किसका क्या विचार आता है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर लिखा है, कहाँ तक हो गया था? नीचे से अगर हम देखें, नीचे से हम चौथी लाइन देख रहे हैं, वन डे, वन डे अनाउंस वाला हम देख चुके हैं, पूरा वहाँ तक देख चुके हैं। म्यूज़िक लेसन के एक दिन लेखक ने अनाउंस किया कि उसे उन्हें म्यूज़िक लेसन दिया गया, अर्थात म्यूज़िक लेसन उन्होंने चूज़ किया है और उन्हें कुछ होमवर्क मिला है म्यूज़िक से। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा वो व्यथित थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। टू हर, उनके लिए, टू हर मतलब उनके लिए, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूज़िक है उसका बहुत बुरा संबंध होता है, बहुत बुरा संगत होता है। तो उनके हिसाब से जो संगीत होता है वो बहुत बुरा संगत का होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर, है हक, तो मोनोपोली मतलब एक हक, अगर डिओपोली मतलब दो दो लोगों का हक। फिर लिखा मल्टीपोली, या इसको बोलते हैं, और कई कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे मोनोपोली नाम से। तो इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट, हार्लोट मतलब होते हैं वैश्याएँ, यहाँ वैश्याएँ की बात हो रही है, जो पहले आप देखते हो, पिक्चर में देखते हो, पुरानी पिक्चर में देखते हो, अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर में या किसी और पुराने पिक्चर में देखते हो कि एक ठाकुर रहता है, वो किसी के नाचने गाने वाले के यहाँ जाता है, फिर वहाँ वो नाचना गाना देखता है, फिर चला आता है। तो उसी उन लोगों को वैश्याय कहा जाता था उस समय। तो लिखा इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, तो वो दादी थी, दादा की यही मानना था कि ये जो संगीत है ये इस पे हक है वेश्याओं का, एंड द बेगर, और जो भिखारी जो गाना गाकर भीख मांगते हैं, ये उन उन दोनों का काम है। नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, जेंटल लिखिए, जेंटल फॉक, फॉक मतलब होते हैं भीड़, यहाँ मतलब लोग, और जेंटल मतलब सज्जन, तो सज्जन लोग के लिए ये नहीं है। तो दादी इसलिए डिस्टर्ब थी क्योंकि उनका मानना था कि ये खराब संगत वाला है और ये इस पर हक है सिर्फ वेश्याओं का और बेगर यानी कि भिखारी का, जो गाना गाकर भीख मांगते हैं, सामान्य सज्जन लोग के लिए नहीं है, ये दादी का मानना था। शी हैड नथिंग, शी सेड नथिंग, गलती हो गया, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर जो उनकी साइलेंस थी, जो उनकी चुप्पी थी, वो बताते थे कि वो डिसअप्रूवल दे रही हैं, यानी कि वो
अस्वीकृति दे रही हैं। जैसे नॉर्मली आप भी स्कूल से कुछ अनाउंस करके आते हो कि अरे मम्मी, घर में आते हो कि मम्मी मैं स्पोर्ट में भाग लेने वाला हूँ, टीचर ने पूछा, मैंने हाँ बोल दिया। अब मान लो घर का कोई बड़ा भाई या कोई बोल दे नहीं नहीं स्पोर्ट मत लो, तुम्हारी सेहत जल्दी खराब हो जाती है। देख लेते हैं चेहरा कि ये अरे क्यों कर रहे हो, गुस्से से। ठीक वैसा ही है, दादी ने कुछ बोला नहीं, पर उनका जो चुप्पी था वही बता रहा था कि वो मना कर रही हैं, डिसअप्रूवल दे रही हैं, अस्वीकृति दे रही हैं। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट, वो बहुत कम मुझसे बोलने लगी उसके बाद जो मुझे जब ये इंसिडेंट हुआ, जब मैंने अनाउंस किया म्यूज़िक के बारे में, उसके बाद वो मुझसे बहुत कम, रेयर मतलब कभी कभी मुझसे बातें करती थी। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जो हमने बोला क्या वो सही है? जो साल बीतते गए हम एक दूसरे से कम मिलते थे। वह कुछ समय तक तो मुझसे मुझे जगाती रही तथा स्कूल के लिए भी तैयार करती रही। जब मैं वापस आता तो वो मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द तथा पश्चिमी विज्ञान के बारे में, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी गोल होने की बातें बताता था। इससे वे दुखी हो जाती थी। वह मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी, इस बात से वो दुखी हो जाती थी। मुझे अंग्रेजी स्कूल में जो बातें वो पढ़ाते थे वह उन पर विश्वास नहीं करती थी, तथा वह इस बात पर दुखी थी कि ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के विषय में कुछ नहीं बताया जाता। कहाँ पर? स्कूल में। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, वही मुझे कि हमारा क्लास स्टार्ट हो गया संगीत का। वे बहुत परेशान हो गई। उनके अनुसार संगीत का संबंध अशोभनीय चीज़ों से है, वही जो मैंने कहा ना, ल्यूड, खराब चीज़ों से है। वह यह भिखारियों और वेश्याओं का एक एकाधिकार है तथा भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। वह बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चुप रहने का अर्थ नाराजगी था। उसके बाद वह मुझसे कभी कभी बोलती थी। अब क्या लिखा है? वेन आई वेंट अप टू, आगे स्टोरी बता रहा है कि वेन आई वेंट टू अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं पढ़ाई कर लिया, अब मैं जब यूनिवर्सिटी जा रहा था, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे मेरा खुद का रूम दिया गया। नॉर्मली क्या था कि वो अपने दादी के साथ होता था, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में जब वो गया तो उसको अलग से रूम दिया गया, उसका खुद का। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, जो नॉर्मली कॉमन लिंक था मेरे और दादी, क्योंकि वो दोनों साथ में सोते थे, वो टूट गया। स्नैप्ड मतलब टूट जाना, वो बिखर गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रिजनेशन, जो मेरी दादी थी उन्होंने स्वीकार कर लिया ये जो अकेलापन था। मतलब जो पहले वो साथ में रहती थी मेरे, तो वो सिंपल है, आप किसी के साथ सोते हो तो आपका एक मन लगा रहता है, लेकिन जैसे अकेले सोते हो तो कई लोग का मन नहीं लगता। तो वही लिखा है कि मेरी दादी ने ये बात स्वीकार कर ली, अकेलापन रहने का। सिक्लूजन मतलब होता है अकेलापन, विथ रेजिग्नेशन, सिक्योरिटी के साथ उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं अकेले रह लूँगी, इस तरीके से। ये जब पेज आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें मैं आपको ओरली बता दूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता है ये पेज थोड़ा धुंधला दिख रहा है आपको। लिखा है वी, तो बुक है तो बुक जरूर खोल लीजिएगा। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो बहुत कम, रियली मतलब बहुत कम, वो बहुत कम क्या करती थी, वो छोड़ती थी अपनी स्पाइनिंग व्हील मतलब होता है चरखा, तो अपने चरखे को बहुत कम छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, जैसे कोई आ गया, मेहमान आ गया या कोई पड़ोसी आ गया, तो वो नॉर्मली क्या होते थे, अपना चरखा छोड़कर लोगों से बात नहीं करती थी, बहुत कम करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज उगने अर्थात सूर्योदय और से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, रिसाइटिंग मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराते रहना, तो वो दोहराते रहती थी अपनी प्रेयर, अपनी प्रार्थनाओं को। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल मतलब है यहाँ कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, मतलब वो उस चरखे को कुछ समय के लिए छोड़ती थी
और रिलैक्स होती थी, और वो तब वो स्पैरो यानी कि जो नॉर्मली यहाँ स्पैरो मतलब चिड़िया से हैं कि चिड़ियों को वो फीड यानी दाने देती थी, तभी वो आराम करती थी दोपहर को। वाइल शी सेट एट द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, लिखा है वाइल शी सेट इन द वरांदा, जब वो वरांदे पे बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड, देखो यहाँ ब्रेड मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ ये रोटी वाले ब्रेड की बात हो रही है या जो मार्केट में ब्रेड आता है वो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं मान ले रहा हूँ रोटी वाला, ठीक। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो जो रोटियाँ हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही थी। नॉर्मली ये होता है कि दोपहर को जब कोई ढेर सारे पंछी आते हैं तो आप उनको थोड़ा थोड़ा दाना देते हो। तो लिखा है वाइल शी सेट इन द वरांदा, जब वो वरांदे में बैठे रहती थी। देखिए यहाँ देखिए सेकेंड लाइन में जो वाइल आया है उसका मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, और यहाँ जो वाइल आया थर्ड लाइन में उसका मतलब होता है जब। तो वाइल के कई सारे मीनिंग होते हैं। वाइल शी सेट इन द वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, हम देख चुके हैं, बिट्स मतलब यहाँ टुकड़ा। 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग, हज मतलब 100 मतलब सैकड़ों सैकड़ों जो बर्ड होती थी वो कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी, राउंड हर क्रिएटिंग, उसके उनके देखिए बैडलंग मतलब होता है शोर, और चिरुंगपंग मतलब होता है वो चचहाट, और वेजिटेबल मतलब सच्चा यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत। तो वो जो चिड़ियाँ होती थी, अब सोचो 100 चिड़ियाँ अगर आपके आसपास हैं तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ गूंजेगी ना आपको, और ज़्यादा मतलब गूंजेगी, जैसे लगेगा कोई कोई शोर कर रहा है वैसा। तो वही लिखा है जो डार्क में लिखा है, जो बोल्ड में लिखा वही लिखा है कि 100 of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirrupings। तो जो दादी थी दादी के जब वो दाने देती थी या जब वो फीड करती थी तो सैकड़ों पंछियों के चारों ओर आ जाते थे और शोर करने लगते थे, एक तरीके से चहचहाने लगते थे। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ आते थे जो उनके पैर पर बैठ जाते थे। यहाँ नॉर्मली पर्च्यूट किया है जिसका मतलब होता है कि चिड़ियाँ जब कहीं पे अपना जगह बना लेती तो उसको वो पर्च कहती हैं, अपना पंजा मार के बैठती हैं, जैसे वो डालियों में बैठती हैं वैसे। तो कुछ जो होती थी वो उनके पैरों बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके शोल्डर कंधे पे बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ और भी, इवन मतलब यहाँ भी है, कुछ और जो भी चिड़ियाँ होती थी वो उनके सिर पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो हंसती थी, बट नेवर शूट देम अवे, वो हंसती थी, वो कभी उनको शूट मतलब भगाना या उनको निकालना, शूट यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को आप, जैसे आप किसी को जॉब से निकाल रहे हो तो आप शू करते हो कि मैं तुम्हें शू कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो शू मतलब होता है किसी को निकाल देना, किसी को हटा देना, भगा देना। तो वो हंसती थी और लेकिन कभी भी शूट देम अवे, कभी भी उनको निकालती नहीं थी। इट यूज टू बी इट यूज पर सबसे ज़्यादा खुशनुमा पल आधा घंटा, हाफ आवर मतलब ये आधा घंटा होता था ऑफ द डे फॉर हर, उनके लिए जो दिन का आधा घंटा होता था, ये जब वो चिड़ियों को दाना देती थी, यही सबसे ज़्यादा खुशी वाला पल होता था। अब देखिए लिखा है हिंदी अनुवाद। जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो मुझे अलग से कमरा मिला, हमारी साझी कड़ी टूट गई थी, मतलब जो दोस्ती थी वो टूट गई थी। मेरी दादी ने अपना सॉरी एकांतवास शांत भाव से स्वीकार किया। वे किसी से बात करने के लिए चरखा नहीं छोड़ती थी। वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी हुई भजन गाती थी, है ना। वह थोड़ा आराम करने के लिए तीसरे पहर अर्थात देखो एक पहर होता है भोर पहला पहर, फिर सुबह दूसरा पहर, फिर जो दोपहर होता है वो तीसरा पहर होता है। तो तीसरे पहर चिड़ियों को दाना डालने के लिए चरखे से उठती थी। जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी तथा ची ची करके पागल बना देती थी। यहाँ हिंदी में कुछ अलग तरीके से कहा गया है, वहाँ जो इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग था यही था कि वो ची ची करके शोर करती थी। तो यहाँ हिंदी में थोड़ा उसको बढ़िया तरीके से बैठा दिया गया है कि चींची करते हुए पागल बना देती थी। कुछ आकर उनकी टांगों पर, दूसरे कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थी।
वे मुस्कुराती रहती थी लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी। वह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। अब हम चल रहे हैं 8 पैराग्राफ देखने। सबसे मतलब एक तरीके सबसे फर्दर स्टडी। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी पढ़ लिया लेखक ने, अब वो आगे के स्टडी के लिए जब अब्रॉड यानी विदेश जाना चाह रहे हैं, वही लिखा है व्हेन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चित किया, टू गो अब्रॉड, विदेश जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई करने के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था, मैं पक्का था कि मेरी दादी माँ उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, मैं दूर रहूँगा 5 साल तक। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी उनकी उम्र में कोई नहीं कह सकता। ये राइटर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई क्योंकि वो वृद्ध हो गई हैं तो कभी भी मर सकती हैं, तो उनके लिए, क्योंकि उनको पोता, नॉर्मली जो दादी दादा तो होते हैं उनके पोते पोती बहुत ज़्यादा उनके पसंद आते हैं, है ना, बहुत प्यार करते हैं दादा दादी अपने पोते पोतियों से। तो वो जो जब उनकी आखिरी उम्र होती है, आखिरी समय होता है, तब वो चाहते हैं कि पोता पोती या जो भी उनसे प्यार करते हैं वो उनके पास रहें। तो वही लिखा है आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं 5 साल तक दूर रहूँगा। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं कह सकता। अर्थात राइटर ये कह रहा है कि कोई नहीं कह सकता कि वो कब मर जाएंगी, तो उनके उनके लिए 5 साल बहुत ज़्यादा था। फिर लिखा है बट माई ग्रैंड मदर कुड सी, सॉरी गलती हो गया, लिखा बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर मेरी दादी माँ ने किया, यहाँ कुड का यूज मतलब है कर सकती थी, तो पर मेरी दादी माँ कर सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो मतलब जब वो ये हुआ कि नॉर्मली अनाउंस होता है ना कि बच्चे बोलते हैं मम्मी मुझे जाना अब्रॉड, फिर बात चलती है, घर में डिस्कशन चलता है 1-2 हफ्ते तक, फिर पापा या कोई भी डिसीजन लेता है कि हाँ चलो ठीक है जाओ, ये फॉर्म भरो, फिर वो फॉर्म भर, वो जब ये सब बातें हो रही थी वो सेंटिमेंटल, भावुक नहीं हुई थी। सी केम टू मी सो टू लीव मी, वह आई मेरे साथ मुझे छोड़ने, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने कोई बात नहीं की और ना ही कोई इमोशन दिखाया। आप सोचो कि रेलवे स्टेशन क्यों आया, तो जहाँ वो रहते होंगे हो सकता है वो वहाँ से वो, क्योंकि उस ज़माने में हर जगह एयरपोर्ट तो होता नहीं होगा, तो वो हो सकता है वो वहाँ से कोई बड़े शहर में जा रहे होंगे ट्रेन से, फिर वो वहाँ से दूसरे देश जाएंगे अब्रॉड, या हो सकता है वो ट्रेन से ही अब्रॉड जाएं। पहले ट्रेन से भी अब लोग अब्रॉड जाते थे ना, तो वही लिखा है कि बट डिड नॉट टॉक, पर वो उन्होंने बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, ना ही कोई उन्होंने भाव दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, जो उनकी लिप्स थी वो हिल रही थी या हिलती थी प्रेयर में, प्रेयर मतलब प्रार्थना में उनकी जो होठ थे वो हिल रहे थे। आप गेस करो, आपके कोई दादी दादा दादा हैं, वो जो प्रार्थना करते तो कैसे उनका मुंह हिलता है, वैसे जो लेखक है उनकी दादी का मुंह हिल रहा था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, जो उनका दिमाग था वो खोया हुआ था प्रार्थना में, इसलिए वो ज़्यादा मुझसे बात नहीं की थी और ना ही ज़्यादा वो इमोशन दिखाए, भाव दिखाए उन्होंने। अब नीचे से तीसरी लाइन देखिए, हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनकी मालाएं थी वो बिजी थी ये बताने के लिए कि भाई रोजरी जो वो उन्होंने माला लिया है, हर रोजरी मतलब उनका माला, उनकी माला थी तो माला को जो वो बुन रही थी बार बार, अर्थात जो हाथ से हिलाते नहीं है, ऊपर नीचे करते रहते हैं, 1 2 3 4 माला को घुमाते रहते हैं, तो वो उनका फिंगर जो था वो यही काम कर रहा था। फिर लिखा है लास्ट के 2 लाइन, साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, मतलब शांति से उन्होंने मेरे फोरहेड, माथे, जो हमारे सामने होता है माथा, मतलब कि जब वो किस करके हटी, जब किस करके हटी, चुम्बन दे के हटी, तो राइटर कहते हैं आई फेल्ट आई चेरिश्ड, मैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, चेरिश मतलब दुलारा महसूस किया, चेरिश मतलब यहाँ मतलब दुलारा। द मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो जो मॉइस्ट मतलब गीला, हमने अब किसी को बच्चे को किस करते देखते नहीं, हल्का सा गीलापन आ जाता है, तो वो लिखा है द मॉइस्ट, मतलब मॉइस्ट मतलब होता है वही नमी, और इम्प्रिंट मतलब छाप,
तो वो जो नमी की थी, वो जो उन्होंने किस किया था माथे पे, वो छाप दुलार के रूप में राइटर के दिमाग में बैठ गई। एज पर शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद वो हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट यानी कि शारीरिक संबंध था। मतलब यहाँ कांटेक्ट मतलब है कि एक नॉर्मली जैसे आप किसी को छूते हो तो आप कांटेक्ट करते हो ना, तो वही लिखा है शारीरिक संबंध था। क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद दादी मर गई हों, या हो सकता है कि टाइम और ज़्यादा लग गया हो लेखक को, तो वही लिखा है पर शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शायद यही उनका आखिरी साइन, एक तरीके से आखिरी संकेत था ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच का जो फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक जो भी हमारा क्या कहते हैं संपर्क था, वो आखिरी था, शायद ऐसा कहते हैं राइटर। अब हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। जब मैंने आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बेचैन हो जाएंगी। मुझे 5 वर्ष तक दूर रहना था तथा कोई भी उनकी आयु के बारे में विश्वास से कुछ नहीं कर सकता था। वही मतलब कभी भी मर सकती हैं। लेकिन मेरी दादी को तो विश्वास था जैसे कि हाँ वो 5 साल बिता लेंगी। वे भावुक भी नहीं हुई। वे मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, लेकिन न वह बोली न ही कोई भावना दिखाई। उनके होठ प्रार्थना करते हुए हिलते रहे तथा मस्तिष्क प्रार्थना में खोया हुआ था। उनकी उंगलियां उनकी माला फेरने में व्यस्त थी। तो वही माला फेरने में व्यस्त मतलब बाला घुमाने में। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा। जब मैं चला तथा जो चूम कर जब वो चले, तो मैंने उनकी गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम मूल्यवान, वही लिखा है अंतिम मूल्यवान निशानी, वही साइन मतलब यहाँ मतलब है निशानी समझकर उसे अपने मन में संभाले रखा। ये राइटर ऐड करके बोल दे रहे हैं, मतलब ये हिंदी में जो लिखा है वो संभाले रखा, ये इंग्लिश वाले में नहीं लिखा है कहीं पे। यहाँ जो हिंदी अनुवाद जिन्होंने किया है उन्होंने ऐड करके लिख दिया है। क्लियर है। अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद 9th पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। वो आखिरी वीडियो होगा, वो लंबा वीडियो होगा, उसमें जितने पैराग्राफ है सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। साथ में अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए ग्रामर से रिलेटेड या और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।